क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, अब होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब की बार 90 पार। यहां पर देखिए, यदि आप भी वास्तव में इन बच्चों की तरह 95, 91, 94% बनाना चाहते हैं, तो ये जो पेपर बता रहा हूं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यहां से देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6, बड़े बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, सब कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन अच्छे से समझते हैं। 1 से लगा के 23 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए भैया, ध्यान से समझिएगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? ठीक है, तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। हिम्मतरंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो देखिए, बाजार जो है ना, आज विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। यानी हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें बिल्कुल, ठीक है, प्रभावित करने वाली चीजें, आकर्षित करने वाली चीजें ये हमको मिलती है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है वो है आंचलिक शब्द। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या था? प्रेमा नाम था उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब है अगला रिक्त स्थान। थल थल में बसता है डेडेस ही। थल थल में बसता है तो शिव ही। चरण सरोज पखारने लागा, इसमें अलंकार है। तो ये देखिए, एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। कोई आपसे 2 नंबर में भी पूछ लेना कि रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए, तो आप लिख देना चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, रेल जो है, रेल हमारे इधर का शब्द नहीं है। रेल क्या है? अंग्रेजों ने आपको दिया था, तो ये हो गया विदेशी शब्द। ये हमारा कोई देसी शब्द नहीं है ना। हम हाथी पे हल ना जुद पाया, हम पे बेल है, तो यहां पर हम हल आ जाएगा, है ना। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। सांवले सपनों की याद संस स्मरण विधा की रचना है। संत स्मरण विधा की रचना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है आपका सही जोड़ी। यहां से आप देखेंगे कामायानी। कामायानी क्या है? एक कामायानी जो है ना, एक भैया महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला। चपला, तो चपला का जो मिलान करिएगा ना आप द्विवेदी युग से, चपला देवी, ठीक है, द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, सबसे प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। और चांदी का जो कटोरा है वो महात्मा गांधी को दे दिया था महादेवी वर्मा ने। ठीक है भैया, अच्छे से मैंने कहा ना, अब की बार 90 बार। ठीक है, ये बच्चे जो है, ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे ना 10th क्लास का है। अपना जो रिजल्ट है ऑफलाइन, ये कोचिंग है अपनी, ये ऑफलाइन कोचिंग का 10वीं क्लास का रिजल्ट है। अब 10वीं का है, मतलब अब 9th में भी बना सकते हो। मैं मदद करूंगा आपकी 10वीं में भी पूरी तरह से, 9th में तो कर ही कर रहा हूं, साथ में मैं 10th को भी बिल्कुल फ्री, एकदम 1 रुपया शुल्क नहीं देना है आपको, घबराना नहीं है। ठीक है, भुला दे डर कुछ अलग कर। जिसके मन में ये भावना रहेगी कि जो डर को भुला देगा वही सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है, बिल्कुल राइट बात है भैया। विलासिता की जो सामग्री है वो बाजार में कम मिलती है। विलासिता की सामग्री बाजार में कम मिलती, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भाई साहब पूरा जो बाजार है, मार्केट है, वो विलासिता से तो भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है,
तो ये आपका एकदम राइट रहेगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो गोपाल प्रसाद जो है वो स्त्री शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये बात आपका असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कौन सी कहानी कोई कहानी नहीं लिखी है, असत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर है ना। रसखान किनके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ना। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, है ना। आधे से ज्यादा चीजें यहीं पे याद कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर की पूरी जवाबदारी मेरी यहीं पे याद कराने की। चलिए, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का जो तद्भव रहेगा वो रहेगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को। इसको चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है वो आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका। यहां से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8, 9। ठीक है, यहां से अपन इसको देखिए कॉपी में पूरा सॉल्यूशन समझते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते। देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि राम भक्ति शाखा, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इन कवियों के जो भगवान रहे होंगे, इन्होंने सबसे पहले किस प्राथमिकता कौन से भगवान को दी होगी? तो राम भगवान को दी होगी। तो हम पहली विशेषता यही बनेगी कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवियों के जो भगवान है, इष्ट देव है, वो क्या रहे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब राम भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो दास भाव की होती है, और कृष्ण भगवान को है ना लोग सखा के रूप में मानते हैं, दोस्त के रूप में मानते हैं, मित्र के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की। कौन सी? राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, उन्होंने जो भक्ति की वो दास के भाव की थी। अगला है तीसरा पॉइंट, देखते हैं कि इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षण के रूप में चित्रण हुआ है। और अंतिम जो है चौथा बिंदु कि इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना की। तो आप 3 पॉइंट कोई से भी कर लेना, पहला, दूसरा और चौथा। तो तीसरा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो सिंपल पॉइंट आपको करने हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमारे बच्चों को है ना बढ़िया से कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, अच्छे मेहनत करिएगा आप, तो तभी जाकर आप सफलता प्राप्त करोगे। यदि हम आगे की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो अथवा रहेगा कि नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता की विशेषता क्या है? एक तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। पहली विशेषता ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। फिर से बोलिए, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। यदि हम इसके प्रमुख कवि की बात करें तो पहला कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र गुप्त और दुष्यंत कुमार। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अच्छे से तैयारी करनी है ना। चलिए अब आगे बोलते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ठीक है, तो इस संसार में जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, इस सच्चा संत वही है कि जो
पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वही क्या है, सच्चा संत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। देखिए, ये बंद द्वार का मतलब क्या है, ये है कवयित्री यहां पर जो इसका मतलब है, ठीक है, बंद द्वार का मतलब ये कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल रही है, तो हमारा जो सांसारिक लगाव है उसको बंद करके परमात्मा के प्रति जो भाव जोड़ना है उसे अपन कहेंगे यहाँ पर बंद द्वार खोलना। तो जो भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो भी ये मायावी अंधकार है इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि बंद द्वार की साकल खोलने का मतलब क्या है कि जब भी मायावी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेगा कोई भी, ठीक है, ज्ञानी होकर अज्ञान को दूर भगा देगा, तब उसमें सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो जाएगा। और इस तरह कवयित्री में ने समभावी होने का उपाय सुझाया है, जिससे बंद दरवाजे की साकुल खुलेगी। बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। देखिए, इस पंक्ति में का जो वर्ण है, यहां पर भी का है, यहां भी का है, यहां भी का है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, सुन लो ध्यान से, जब कोई भी ऐसा पंक्ति रहे जिसमें एक ही वर्ण बने, चाहे का हो, चाहे पा हो, चाहे दा हो, कुछ भी हो, यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखिए, इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। देखिए, गांव की जो शोभा है वो मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और नाना प्रकार के, अच्छा नाना का मतलब क्या, अनेक प्रकार के, गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जी आदि है। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की यहाँ छटा मनमोहक है। मनमोहक का मतलब होता है मन को भाने वाली, इसलिए हर आदमी का जो मन है ना वो मोह लेता है। कौन, गांव। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। गांव की तो बात ही अलग है। जो भी हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं बातों को। हर व्यक्ति को अपना जो गांव है वो सबसे प्रिय होता है। तो जिसको प्रिय है अपना गांव, कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आपके गांव का नाम भी लिखना है ना। तो गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल सब्जियां आदि। गांव में गंगा सा मीठा जल मिलता है। गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए ये मन को मोह लेती है। और इसलिए गांव के कवि कहता है कि गांव हरता जन मन है, यानी मन को हरने वाला। ठीक है, चलिए आगे है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। क्या बोल रहा है कि बड़ा बुजुर्ग क्यों है। और हम जानते हैं कि पीपल की जो आयु होती है ना बहुत ज्यादा होती है, मतलब पीपल की उम्र जो है वो लंबी है। क्या बोला है कि पीपल की जो
उम्र होती है वो लंबी होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पीपल लंबी आयु का होता है या होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो लोग पीपल की पूजा करते हैं। ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझोगे ना तो आप अच्छी मेहनत करोगे, और अच्छी मेहनत यदि कर पाओगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अब की बार 90 पार, इस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज बना सकते हैं। ये 10th क्लास का रिजल्ट, 9th का नहीं है। ठीक है, जब 10th क्लास में बोर्ड में इतनी परसेंटेज अपन बनवा सकते हैं, अच्छी मेहनत करोगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। आप 9th में हो इस समय, घबराइए मत, 9th भी पास कराएंगे, साथ में 10th में आपको फ्री, एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि पीपल की जो आयु होती है वो लंबी होती है। भारतीय हिंदू समाज में तो इसकी पूजा होती है। बहुत से लोग तो इसे जल चढ़ाते हैं। पीपल क्या करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक तरीके से पीपल क्या है, वातावरण को शुद्ध करता है, प्राण वायु प्रदान कराता है ना, ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान कराता है। और इन्हीं सब कारण से उसे हम बड़ा बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अगला है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है प्रकृति चित्रण। ठीक है, पहला क्या है आपका, प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति के अनन्य चितेरे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष से परिलक्षित होता है। नंबर 2 है इनके विशेषता क्या है, रहस्य भावना। पंत जी ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। आगे बढ़ते बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, 1 या 2 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, हर एक बच्चा जानता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। वैसे महाकाव्य और खंड काव्य बहुत ही सिंपल है। ठीक है, महाकाव्य का मैं सीधा सा उदाहरण बताऊं, एक तरफ है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, भगवान राम का जन्म कब हुआ, उनकी शादी किससे हुई, फिर उन्होंने वनवास क्यों लिया, फिर भाई साहब उन्हें, ठीक है, उन्होंने वापस सीता जी को, रावण को मारने के बाद में फिर से सीता जी को क्यों छोड़ दिया, वन में क्यों भटकने के लिए छोड़ दिया, उनके पुत्र कौन थे, ये सारा उनके जीवन में जो गाथा गाई गई वो कहलाई आपकी महाकाव्य। अब खंड काव्य क्या है, उसी रामचरितमानस में से यदि हम कह दे कि जानकी मंगल, यानी भगवान राम और सीता जी की जो शादी है उसका यदि चित्रण करते हैं केवल उस हिस्से का, तो वो कहलाता है आपका खंड काव्य। ठीक है, समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है ना। और तो महाकाव्य में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। किसका होता है, पूरे जीवन का चित्रण। खंड काव्य में क्या होगा, जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होगा। कोई सी भी घटना उठा लो, धनुष तोड़ना, भगवान राम और सीता जी की शादी, जानकी मंगल बोल सकते, भगवान शंकर जो है और माता पार्वती ने पार्वती मंगल, ये जो है ये आपके खंड काव्य है। और रामचरितमानस हो गया हमारा, कामयानी हो गया, ये आपका महाकाव्य। अब जब महाकाव्य है, हेडिंग से याद रखो, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा अपन है ना इसको इस पेज में समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से देख सकते हैं अपन है ना, ट्रिक के द्वारा याद भी रखेंगे ताकि आपको जीवन भर भी याद रहे। यहां से देखिए, महाकाव्य, पहला वर्ड क्या है आपका यहां पर, महाकाव्य, खंड काव्य। सबसे पहली चीज है, इसमें संपूर्ण जीवन है, और इसमें कोई भी एक घटना है जीवन की। अब यहां से पकड़िए, संपूर्ण जीवन है तो भाई साहब याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। संपूर्ण जीवन है तो पात्र कैसे होंगे, इधर अधिक होंगे, क्योंकि इसमें सब आएगा।
भगवान राम के पिताजी भी आएंगे, साहब पिताजी आ गए, फिर राम भगवान आ गए, उनके भाई आ गए, उनके गुरुदेव आ गए, अहिल्या आ गई, ठीक है, फिर भगवान राम का विवाह हो गया, सीता जी आ गई, उनकी सखी आ गई, समझ रहे हो बात को। हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, बाली आए, और यदि हम जानकी मंगल करें तो इसमें केवल भगवान राम और सखा, तो उसकी सीता जी और लक्ष्मण का इनका प्रस्ताव वो रहेगा, ठीक है, विवरण। तो इसमें पात्र अधिक होंगे और इसमें पात्र कम होंगे। अब जब पात्र अधिक है, पूरा जीवन है, तो आकार की बात करें, आपकी आकार कैसा होगा इसका, बड़ा होगा। थोड़ा समझिए, आपके दिमाग से सोचिए, अंतर ऑटोमेटिकली। जब आकार बड़ा होगा तो इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। 3 पॉइंट हो चुके। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य में पात्र अधिक होते हैं, खंड काव्य में पात्र कम होते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें अब महाकाव्य किन पर लिखा जाता है, जिसे भगवान राम पर लिखा है, तो भगवान राम क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इसमें नायक महान होना आवश्यक है, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा जो रहेगा उदाहरण में दे देंगे हम। उदाहरण हो गया यहाँ पर रामचरित मानस, यहां पर देखिए उदाहरण इसका आ जाएगा जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से आप देख सकते हैं ना कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण है, तो खंड काव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण है। अगला क्या है आपका, इसमें पात्रों की संख्या अधिक है तो इसमें पात्रों की संख्या कम है। इसका आकार बड़ा है तो इसका आकार छोटा है। महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण आप देख सकते हैं रामचरितमानस और जानकी मंगल। स्क्रीनशॉट लो बराबर बढ़िया से, हो गया, यहां से देख लीजिए, है ना। अब यहां पर आगे बात करते हैं अपन, तो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होगा कि क्रोध आना, गुस्सा आना। रौद्र क्या है कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है, और अपमानजनक व्यवहार के कारण या कोई भी अपने पे अत्याचार कर रहा है, उसके कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए तो आप समझ जाइए कि वहां रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र रस। तो जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां रौद्र रस होता है। उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण है आपका श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, ठीक है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जो है ना वो क्रोध से जलने लगे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर क्या किया, थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था। सब शोक भूलकर अपना, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम नपुंसक हो, ठीक है, तुम मर्द नहीं हो, इसका मतलब है तुम नपुंसक हो। तुम्हें कोई युद्ध क्षेत्र में पुकार रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर में आकर घुसकर अब तुम्हें चेतावनी दे रहा है युद्ध के लिए, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने कुछ उनका अपमान किया। तो ऐसे वचन सुनकर क्रोध से अर्जुन जलने लगे थे, और सब शोक भूलकर अपनी जो पीड़ा थी उन्हें, कि मेरे परिवार के हैं, मेरे नहीं, ठीक है, बड़े भाई है ये, तो ये सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे थे। अच्छा, यह संसार अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये आपका क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा रौद्र रस को। इसके बाद में ये उदाहरण है। अगला है आपका क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित देनी। तो यमक अलंकार,
जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए वहां आपका यमक अलंकार होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखिए, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है। कनक कनक से ते सो मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। तो कनक कनक ते सो मदकता अधिकाई, एक कनक का अर्थ मतलब है धतूरा है, और एक कनक का मतलब है कि सोना। तो इन दोनों को पाकर मनुष्य जो है वो मादकता है ना, मद में चूर हो जाता है। या खाए, धतूरे को खाने पर जग बोरा जाता है, मनुष्य बोरा जाता है, और सोने को पाकर भी व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि लेकिन एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो और एक ही शब्द बार बार आए तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। आगे की बात करें, अब सवेया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित दे। तो देखिए, सवेया छंद क्या है कि सवेया एक वार्णिक छंद है। क्या है सवेया? एक वार्णिक छंद है, ठीक है। इसमें वर्ण गिने जाते हैं, ना कि मात्रा, ठीक है। सवेया छंद एक वार्णिक छंद है, इसमें क्या गिने जाते हैं? 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कितने? 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और यहां आपका सवेया छंद कहलाता है। बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको, देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि उदाहरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवेया छंद वास्तव में क्या है कि वार्णिक छंद है, केवल वर्ण गिनेंगे, और इसमें 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं, सवेया छंद कहलाता है। देखिए उदाहरण, मान नहीं अपमान कहो यहाँ, मान नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला कर मान मिले जो, अरे कीमत जान नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो। ठीक है, यहां पर क्या है? मान नहीं अपमान कहो यहाँ, याद दिला कर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो। ठीक है, याद रहे वहां सीख तभी तक, याद रहे वहां सीख तभी तक, हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। थोड़ा सा तबीयत क्या है, गड़बड़ है, और वैसे मेरी धुन ताल नहीं मिलती है, पर एक मैंने गा के बता दिया आपको किस तरीके से आप करना है ना, घबराना नहीं है ना, शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप टूटली फुटली आवाज हो, चाहे आपका स्पीकर फटा हो जैसे मेरा है, ठीक है, गला फट जाए, लेकिन आप अच्छे से धुन में गाइएगा ना कि माने नहीं अपे माने कहो यहाँ, अरे याद दिला करे माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो, याद रहे वहां सीख तभी तक, हाथ किताबे जुबाने मिले जो, अरे पाकर भूल नहीं सकता यदि मुक्त के, पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञाने मिले जो। देखिए 1 2 वर्ण गिनिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो 22 से लेकर कितने वर्ण थे? 26। ठीक है, यहां से आपको ये सवैया छंद का उदाहरण आपको बढ़िया से ध्यान से लिखना है। उदाहरण देख लीजिएगा, समझ में आया आपको? ये 4 उदाहरण है, पर चारों के आप लिख सकते हैं जो आपको जमे। देखिए अगला जो प्रश्न है वो नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक और एकांकी क्या है, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। नाटक क्या है वास्तव में? नाटक जो है ना वो आपका एपिसोड समझ लीजिए, ठीक है। अपन टीवी में देखते हैं, कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे आपने दिया और बाती, वो भी क्या है? आपकी एक नाटक है।
अंधेर नगरी, वो भी आपकी एक क्या नाटक है। अंधा युग नाटक है। और यदि हम दीपदान समझते हैं, कोई आता ना दीपदान, एक घूट, अभी तो आजकल तो थोड़ा सा बंद हो गया टीवी में, पहले आया करता था, उस चैनलों पर आता है, जो केवल एक ही दिन आती है और एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है। ध्यान से समझिएगा आप तो बात को, कि जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए उसे हम कहेंगे एकांकी। और जिसके एपिसोड चलते ही रहे, पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, गोपी के साथ ये हो गया था, ठीक है, तो संध्या के साथ ये हो गया था, कोई सही आपका नई नई तरह की चल रही नाटक हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये नाटक है। तो नाटक में सीधी सी बात है, कितने एपिसोड होते हैं, बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो एपिसोड को हम यदि हिंदी में कहे तो उसे कहा जाता है आपको अंक। और एकांकी जो है उसमें आपका एक अंक होता है, ठीक है। नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक जो है वो दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है। दृश्य काव्य मतलब है कि बड़ा रूप, सिंपल सी बात है, ये भी दिखाता है, दिखाया जाता है रंगमंच पर, और ये भी दिखाया जाता है, लेकिन ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, समझ में आ रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें भाई साहब अनेक एपिसोड है, तो इसमें दृश्य क्या है, विस्तृत रूप मिलेगा, और इसमें छोटा रूप रहेगा। इसमें इसमें समय, स्थान, घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता। ध्यान समझिए आप तो, क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि नाटक में बहुत सारे एपिसोड है, आज नहीं तो कल कहीं का व्यक्ति देखेगा, 10 बजे रात को भी आ जाए, 12 बजे रात को भी आ जाए, तो ये क्या है, इसमें समय का, स्थान का, घटना का विशेष महत्व नहीं रहता है, लेकिन इधर देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एपिसोड, और एक ही एपिसोड में यदि नहीं देख पाए तो खत्म। तो इसलिए इसको ऐसी जगहों पर, ऐसे समय पर दिया जाता है ताकि छुट्टी रहे, ऐसी चीजों पर इसको प्रसारण किया जाता है। तो इसमें समय, स्थान और घटना पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुत कथा के साथ साथ गौण कथा भी जुड़ी रहती है। अच्छा, प्रस्तुत कथा क्या है, जो मेन कथा है ना उसके साथ साथ और घटना जोड़ दी जाएगी। अच्छा, संध्या और ये, जैसे मान के चलो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, बार बार एक ही शब्द का यूज नहीं कर रहे अपन, दूसरा कोई से ले लो, कोई नाटक में क्या हुआ है कि कोई नायक नायिका है, जैसे जिसको नाटक में जो मेन आदमी रहते हैं, ठीक है, उनका कहीं का भाग है, तो उसमें उनके साथ वो जब घूमने जाएंगे तो वो घटना जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, क्या अब वो जीवित हो पाएगा, क्या होगा आगे देखेगा, अगले एपिसोड में देखेगा। तो इसमें क्या रहता है, प्रस्तुत कथा के साथ साथ फालतू चीजें ना, गौण कथा भी जोड़ी जाती, लेकिन इसमें एक ही कथा होती है। इसका आकार जो होता है नाटक का, सिंपल सी बात है, बड़ा रहेगा, ठीक है, इसका आकार छोटा रहेगा। उदाहरण आप देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, और इधर उदाहरण रहेगा आपका दीपदान एक घूट। तो ये मैंने आपको नाटक और एकांकी में अंतर बताया है, बढ़िया से आप कंप्लीट करेगा, इतना हो गया है। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। अब अगला जो प्रश्न है आपका वो है रेखा चित्र किसे कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए रेखा चित्र वास्तव में क्या है, एक तरह का ये क्या है, कहानी के जैसा ही हिंदी साहित्य का एक रूप है। क्या है, ध्यान से समझिए मैं जो बातें बता रहा हूं, कि रेखा चित्र भी क्या है, कहानी के जैसा ही एक तरह का हिंदी साहित्य का एक रूप है। यहां नाम अंग्रेजी के स्केच स्केच शब्द की नापतोल पर गढ़ा गया है, जिसे हम साहित्य में जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंकन किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी घटना हो, उसका सुव्यवस्थित अंकन किया जाता है, ठीक है। इसमें साधन शब्द नहीं, रेखाएं नहीं, ठीक है, इसमें साधन शब्द है, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र का क्या नाम है, शब्द चित्र रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र जो है अंग्रेजी में स्केच इसे कहते हैं। कोई किसी भी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना। इसमें जब रहता है ना, तो व्यक्ति को ऐसा रहता है जैसी बात कोई सी घटना में दोहरा रहा हूं, तो ऐसा रहेगा जैसे हुबहू वहीं पे
ठीक है, उसका अंकन किया गया हो, उसका चित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, अब जैसे वर्ल्ड कप कहेगा तो आपको सामने चित्र आ जाएगा कि इस साल का जो वर्ल्ड कप हुआ था किस तरीके से हुआ था। तो समझ में आ रहा है आपको। तो रेखा चित्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। ठीक है, किसी पात्र या चित्रात्मक वस्तु का सुव्यवस्थित, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। अगला है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो क्या है, महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत गर्भित शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। क्या है इनकी भाषा संस्कृत सुस्पष्ट साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता का प्रभाव होता है। शैली की यदि हम बात करें तो भावात्मक शैली और वर्णात्मक शैली इनकी शैली की प्रधानता है। महादेवी जी भाव प्रधान स्थलों पर इस शैली का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने क्या किया है कि स्थलों भाव प्रधान शैली पे इसका प्रयोग किया है, भाव प्रधान स्थलों पर। वर्णात्मक, किसी घटना के वर्णन में इस शैली को अपनाया गया है। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट लो, मेहनत करो। जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसके कदमों में होगी। एक बात आप जीवन में अच्छी तरह से ध्यान रखिए, भुला दे डर कुछ अलग कर। ठीक है, भुला दे डर कुछ अलग कर। समझ लो बात को, बहुत गहराई की बात है। आप जब तक डर को नहीं भुलाओगे आप कुछ अलग जमाने में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करिएगा और कोई भी चीजों में, ठीक है, डरना नहीं है। किसी बात का डर नहीं कि नहीं हमारा 9th क्लास में क्या होगा, कि हम 10th में आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, आपका और हमारा संबंध भले ही इस मोबाइल से हो रहा है लेकिन जो भावनाएं है ना वो आपको आहत कर रही है। ठीक है, जो बातें हैं वो आपके मन में, विचारों में ठीक है एक जगह बना रही है। तो आप घबराइए मत, मैं हमेशा आपके साथ हूं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखे, नाम लिखिए। तो देखिए प्रेमचंद की रचनाएं गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी रचना है। कोई सी भी 2 लिख देना, और भी बहुत सारी है लेकिन 4 मैंने यहाँ पर लिख भी दी। अगला है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती आमने सामने बैठकर, ठीक है, हीरा और जो मोती थे वो आमने सामने बैठकर मुख्य भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी चारा खाने लगता था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हीरा और मोती आमने सामने बैठकर मुख्य भाषा में, ठीक है, केवल बिना मुंह को हिलाए हुए अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक चारा खाता था तो दूसरा भी खाने लगता था। ठीक है, अगला है इसमें आगे चीजें यहां पर लगता, हल या गाड़ी में चलते समय हर एक चाहता कि उस पर ज्यादा वजन आए। दोनों में से दोनों ही चाहते कि मुझ पर, हीरा चाहता था कि अपने पे ज्यादा वजन आए, 2 बैल की कथा है ना। तो हर एक चाहता था कि उस पर ज्यादा वजन आए, दोनों साथ रहते। इस तरह अनेक घटनाएं ऐसी थी कि जो बता रही थी कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको समझेंगे ना। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, है ना भैया। चलिए अगला है, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए, प्रस्तुत यात्रा के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के तिब्बती समाज में कई अच्छाइयां थी। तो वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, बहुत सारी उसमें अच्छाइयां थी।
जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी भी वहां नहीं थी, स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। उस समय यहाँ बहुत खराब आदत थी, ठीक है, कि वे शाम को छड़ पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे, दारू पी के। ये एक खराब आदत थी, बाकी सब समाज अच्छा था, ठीक है। तो यहां से आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, योग्य इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनको आपको बताना है। देखो, फटे जूते ये बता रहे थे कि निर्धनता, प्रेमचंद की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है ये बता रहे थे। स्वाभिमानी ये है कि प्रेमचंद स्वाभिमानी परिश्रमी व्यक्ति थे। क्या थे? स्वाभिमानी और परिश्रम, ठीक है, व्यक्ति थे। किसी से मांगना उचित नहीं मानते थे। यथार्थवादी, प्रेमचंद बनावटी जीवन की चमक धमक से दूर सादा जीवन जीते थे, ठीक है भैया। तो ये आपका प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत की विशेषता है। बढ़िया से मैंने कहा ना, ठीक है, अब की बार 90 पार, इसी टारगेट से हम कार्य कर रहे हैं। वास्तव में चाहते हो कि ये बच्चों की तरह आप 10th में भी टॉपर बनो, तो यहाँ चैनल आपको एकदम फ्री एजुकेशन देगा, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। 9th में आपकी मदद कर रहे हैं, साथ में 10th में भी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए अगला देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा बात क्या कह रहा है ये कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया, यानी कि पूरी तरह अपनी काबू में कर लिया है। प्रचार प्रसार का दिखावा जो है, आजकल जमाने में दिखावा ज्यादा चलता है ना, ठीक है। तो कैसा दिखावा चलता है भाई साहब? जेब में यदि किसी के पास में 10,000 रुपये है तो वो दिखावा करने के लिए 10,000 रुपये की ऐसी चीजें खरीदेगा, 9,900 रुपये का वो पर्स लेगा, मतलब मोबाइल ले लिया, कहीं की भी चीज, ठीक है। तो दिखावा ज्यादा करता है और 100 रुपये जेब में रखता है, और जबकि करना क्या चाहिए? 100 रुपये का पर्स लेकर 9,900 रुपये उसमें अंदर रखो, ताकि मुसीबत आए ना जब निकाल के दे दो। समझ लो बात को आप? आपकी वैल्यू वक्त 10,000 की और आप 1 लाख की मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, तो भाई साहब आपकी वैल्यू तो थोड़ा समझिए। आप 10 लाख कमाते हो तो लाख उजाड़ो, यदि आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 उजाड़ो, खर्च करो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्तार में ले लिया है। प्रचार प्रसार तथा दिखावे के चक्कर में पड़कर हम उन वस्तुओं को भी खरीद ले रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता या तो है नहीं, और है भी तो बहुत कम है। मतलब या तो हमें नहीं है उन वस्तुओं की, या तो है ही नहीं, और है तो थोड़ी बहुत है। तो इस तरह उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती सिद्ध हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहां से ले लो, है ना, प्रश्न का ले लिया। अच्छा थोड़ा छोटा कर दूं ना, ताकि आपको एक ही उसमें काम हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास सब जानते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं, शब्द जब वर्ण मिलते हैं ना, तो वो आपका संधि कहलाता है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, दशरथ, पुत्र, हो गया।
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी प्रचलित हुए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए और हिंदी में प्रचलित हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आगे, माथा, ठीक है, सूरज, भाई, ठीक है, ये मस्तक था तो मस्तक माथा बना, ठीक है, सूर्य था तो सूरज बना, ठीक है, भ्राता था तो भाई बना। तो ये क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए और क्या बना, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हुए, उन्हें अपन कहते हैं तद्भव शब्द। बढ़िया से कंप्लीट करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मृत्यु का तरल दूत किसे कहते हैं? तो बाढ़ में तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं, ठीक है, तेज गति से आते हुए घरों, आदमियों, पशुओं, पक्षियों, ठीक है, को डूबाते गिराते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। यानी बाढ़ में तेज गति से आता हुआ पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। सीधी सी बात कहे तो बाढ़ के तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं और पक्षियों को डुबाते गिरते हुए पानी को ही मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के प्रवाह के कारण अनेक प्राणी मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर रहे थे। जन धन की अपार हानि हो रही थी। जो जन मनुष्य है और धन यानी कि हमारी कोई सा भी धन है, जैसे पैसे नहीं, पशुधन हो गया, ठीक है, जो बाकी और धन है हमारे सारे जिनसे हम बेच कर पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अपार हानि हो रही, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगला देखते हैं, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हमारा दायित्व है कि इसका प्रारंभ घर से ही करना चाहिए, मतलब खुद के घर में। यदि हम बहन बेटी, भाई बहन को एक समान महत्व देंगे, उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में सभी में दोनों को समान सुविधाएं दे, तो इस तरीके से कैसे प्रयास करके महिलाओं को उचित गरिमा दिला सकते हैं। हो गया भैया? बढ़िया से, है ना। आगे बढ़ते हैं ना भैया। चलिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से देखिएगा, 18वां क्वेश्चन है आपका। और 18वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का रहेगा आपका। मैं पहले प्रश्न भी बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से आपको मेहनत करना है जी। यहां से जो 18वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ये पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। समझ में रहा बात को? पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। यानी कि देखिए पहले व्याख्या समझिए, थोड़ा सा भावार्थ बोलते हैं अपन इसको। कवि कहते हैं कि इस जगत में सभी प्राणी पक्ष और प्रतिपक्ष के चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। आशय है कि अपने और पराये का जो भाव है उसने सभी को भ्रम में डाल रखा है, और संसार का जो प्राणी है परमात्मा के भजन में लग जाता है, वहां चतुर सज्जन होता है। तो यहां से आपका ये संदर्भ है, वहां से अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन संदर्भ हो गया। इसके बाद में ये प्रसंग है और ये रहा आपका अंतिम भावार्थ। अगला देखते हैं, और अगला जो है, काली तू रजनी भी काली, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन 18 का अथवा, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली।
मेरी काल कोठारी कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकती की व्याली, किस पर है गाली ये आली। ठीक है, यहां से आप 18वें का अथवा भी ले ली स्क्रीनशॉट, और ये 19वां का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना है ना, क्योंकि एक साथ अपन इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, कवि कहते हैं कि कोयल तुम्हारा रंग भी काला है, रात का भी काली है, इस शासन के काम भी काले हैं। ठीक है, जिस कोठरी में रह रहा हूं वहां भी तो काली है, मेरे हाथों में जो लोहे की जंजीर पड़ी है वो भी काले रंग की है, हम शांत हैं फिर भी है सखी, हमें बुरी बुरी गालियां दी जाती है, इस तरह सभी और कष्टों का अंधकार, सभी और कष्टों का अंधकार छाया है। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका संदर्भ है, ये आपका प्रसंग रहेगा, और ये आपका भावार्थ रहेगा, है ना। यहां से आप देख सकते हैं ना, बढ़िया से कंप्लीट करें। अब इसके बाद में हमारा जो अगला है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताना है, मैंने जो अपने पेपर में आपको बता भी दिया है, ये तो यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये प्रसंग हो गया है, ये आपकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर यदि हम 19 के अथवा की बात करें, तो 19 का जो अथवा है वो भी आपका कुछ इस तरह का रहेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं उन्हें भी। यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, ये 19 है, 20वें का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले मेरे हिसाब स्तर से। ये आपका 21 रहेगा, ये इसका अथवा, ये 22, और ये अंतिम जो है आपका वो 23 रहेगा। चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लेते हैं यहाँ तक का, है ना। तो यहां से अपन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 थोड़ा छोटा कर दूं ना, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो ये संदर्भ, संदर्भ के बाद में आएगा आपका प्रसंग, प्रसंग के बाद में आएगा आपकी व्याख्या, हो गया। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 20 आपका, हो गया। यहां से ये 20 के बाद में ये अथवा 20 का अथवा मेरे विद्यालय पर एक अनुच्छेद देना है। देखिए अनुच्छेद का मतलब है आपके मन में जो भावनाएं आए ना कि मेरा विद्यालय है, तो मेरा विद्यालय नगर का सबसे अच्छा विद्यालय है, यहाँ बहुत पुराना होने के साथ साथ बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र भी है, यहाँ के विद्यार्थी प्रदेश में तथा देश में अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं, प्रतिवर्ष चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग का के क्षेत्र में अच्छा प्रवेश होता है इस विद्यालय के कारण। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसके कारण पिछले वर्ष कई विद्यार्थी आईआईटी में चयनित हुए थे। इसी वर्ष हमारे विद्यालय में क्रिकेट टीम ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो आपके स्कूल में घटना है थोड़ा बहुत उसको लिख देना है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम बात करें क्वेश्चन 21 की, तो ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको बढ़िया से यहां से, वो बाकी अपने पेपर में पहले ही आपको बता दिया है। ये 21 का अथवा रहेगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को टीसी के लिए आवेदन पत्र देना है। तो श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा मध्य प्रदेश, जो भी आपको लिखना है, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं की नियमित छात्रा हूं। ठीक है, लड़कियों के लिए छात्र हूं तो लड़का हो जाएगा। किसी कारणवश मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है भोपाल हो गया है, मैं आगे अब इस कारण में, अच्छा स्थानांतरण हो गया, इस कारण मैं
आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन नहीं कर रहा पढ़ पा रहा। तो ये जो आपका विद्यालय आदर्श विद्यालय है, इसमें मैं आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके में ये इसी कारण में आदर्श मत लिखो आप, क्योंकि स्कूल का नाम यहाँ पर ये लिखा, तो इस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस कारण मैं विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः ठीक है, मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें और धन्यवाद। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और आगे आपका यहाँ नाम जरूर लिखना है ना, ये नाम लिख देना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बढ़िया से मैंने कहा ना, मेहनत करिएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता रंग लाएगी। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो उत्तीर्ण हो रहे हैं आपका प्रथम श्रेणी में, बधाई पत्र देना है आपके दोस्तों को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा नंबर लिखते हैं, कॉलोनी का नंबर, जैसे 210 वार्ड में है, किस में है, तो शास्त्रीय कॉलोनी सीहोर मध्य प्रदेश हो गया है। प्रिय मित्र पल्लव, साफ प्रेम नमस्कार। मुझे आज ही सुबह ही आप तुम्हारे पत्र से पता लगा कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली है ना। तो यह समाचार सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया। तुम्हारी सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। ईश्वर तुम्हें इसी तरह सफलताएं प्रदान करे, और तुम जीवन में, यहाँ पर ये जीवन गलत लिख दिया है गुड़िया ने, तो ये जीवन आपका इस तरीके से लिखाएगा, है ना। जीवन में हर परीक्षा में सफल हो। आप अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना, और तुम्हारा मित्र यहाँ पर नाम जरूर लिखना है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 23 इसमें निबंध है, अब बढ़िया से कंप्लीट करना है। तो ये मैंने आपको हिंदी के लिए सेट बी का सॉल्यूशन दे दिया था। इसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ से अपन जब देखेंगे ना, ये हिंदी के लिए सेट सी का रहेगा। सेट सी के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेट डी का भी आपको मिलेगा, है ना। आप तो अच्छी मेहनत करो, यहाँ से देख लीजिए आप तो बढ़िया से, है ना। आप अच्छी मेहनत करोगे ना तो बिल्कुल हम आपके लिए, ये हो गया सेट डी यहाँ से। और ए का हमने पहले बता दिया है, यहाँ से नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये आपका सेट ए था, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको घबराना नहीं है, अच्छी मेहनत करना है। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा उसे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहे हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ और हल पर रहूंगा। अब की बार, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, अब की बार 90 पार। ठीक है, यदि आपका सपना भी है कि आप 9th के साथ 10th में भी इस तरह से टॉपर बने, 10th क्लास का रिजल्ट है, आपकी अपनी कोचिंग हारे का सहारा, ठीक है, आपकी अपनी कोचिंग, ठीक है, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, बिल्कुल जीवन में हारना नहीं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।